सर जी कुछ भेजा गया था, लिख लिए हैं, लेकिन ये जो डेट फंक्शन आ रहा है उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल में समझाना था, वो वाला नहीं लिखा है। जो समझाने वाला हम समझा देंगे। तो उसमें मैथमेटिकल थोड़ा सा ना y बराबर हाँ बेटा, रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका? सर लेट में क्यों? नहीं, कहाँ पढ़ाई कहाँ से किया? ट्वेल्थ कहाँ से किए हैं? अभी फाइनल है? कहाँ से? रहने वाले सिद्धार्थनगर से है कि यहीं से? बेटा बीच में से बोर्ड अब आपको देना होगा। अच्छा, अरेंजमेंट है सब बेटा? हाँ नहीं, अलग अलग जगहों की अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। चलो, कहाँ तक समझा दिया गया था बेटा उसमें? हाँ बेटा, लास्ट में लिखाया गया था। अच्छा, वेव वेलोसिटी बता दिया था, बाकी बेसिक चीजें समझा दी गई थी आपको। ठीक, वेव वेलोसिटी आपने लिख लिया था, फार्मूला हो गया था। वेलोसिटी जो होती है बेटा अलग अलग कंडीशन में, ठीक, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो जो वैल्यू रिलेशन मिलेगा वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। ठीक, हाँ, तो वो वहां तक आपका हो गया था। चलिए आगे लिखिए। फेज ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक, फेज आपका बेटा हो गया था। एक टर्म अगला लिखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव, उसे को वेव इंटेंसिटी कह लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, देखो सिंपल ही कह लो बेटा, इंटेंसिटी जैसे लाइट है ना, ऐसे ऐसा एज्यूम कर लिए, समझ लिया। यहाँ से लाइट सोर्स यहाँ पे है बेटा, अगर जो सबसे फारदेस्ट पोजीशन पे है, लाइट की इंटेंसिटी वहां जाते जाते क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी? जैसे अगर हम यहाँ पे ले एक सरफेस ले ले, जैसे मान लो ये सबसे क्लोजेस्ट, ये लोग इस वाले रो में सबसे क्लोजेस्ट हैं बल्ब से, तो इनके पास इंटेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, या सबसे फारदेस्ट जो उधर है अपोजिट साइड में, उनके पास इंटेंसिटी जो लाइट के सोर्स से मिलेगी वो ज्यादा होगी जो पास में होगा। यानी कि कंडीशन क्या होता है जब हम लोग इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, जितनी एनर्जी आके इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, वो उसके उस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर एरिया की हमारी इंटेंसिटी वहां पे कहलाएगी। जैसे आप पास में रहोगे तो यहाँ से आने वाली लाइट जो आपकी हो रही है, एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है लाइट एनर्जी, वो पर यूनिट एरिया पर क्या सेकंड ज्यादा होगी। आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी की वैल्यू जो घटती जाती है, इंटेंसिटी जो आपकी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जो सोर्स से, दैट मीन्स हम लोग जब नियरर पॉइंट पे रहते हैं बेटा, ठीक, यानी जहाँ पे एनर्जी ज्यादा आके इंसिडेंट हो रही है यूनिट एरिया में यूनिट सेकंड में, अब बोलोगे वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, जहाँ पे कम होगा वहां पे इंटेंसिटी कम होगी। इसीलिए जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो उसकी जो ग्लो होती है वो क्या होती है आपकी, घटती जाती है। भाई पास में है ज्यादा क्लियर है, और दूर जाएंगे और क्या होगी, क्लियरिटी घटेगी, और दूर जाओगे और क्लियरिटी क्या होगी, घटेगी। अगर ऐसा ना होता, इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन ना होता, तो पड़ोसी बल्ब लगाता हम अपने यहाँ भी काम चला लेते हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है, यानी इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो रही है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड एनर्जी जो इंसिडेंट होगी उसके क्या होता है, वैल्यू के बराबर होता है। ठीक, यूनिट एरिया में पर यूनिट सेकंड, यानी पर सेकंड जितना एनर्जी आके इंसिडेंट हो रही है वो उस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर एरिया की इंटेंसिटी कहलाएगी। तो लिख लीजिएगा, ऐसे वेव है, वेव एनर्जी जितनी इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, उसे हम लोग वेव क्या इंटेंसिटी कह लेंगे। तो पॉइंट क्या लिखा था, हेडिंग क्या बनाया, इंटेंसिटी ऑफ वेव। देखिए, द वेव इंटेंसिटी, the wave intensity is defined as the wave intensity is defined as the average amount of energy, average amount of energy flow in medium, average amount of energy flow in medium per unit time, per unit time
पर यूनिट टाइम, ठीक, पर यूनिट ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दो, पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या लिखे? मीडियम पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर यूनिट टाइम में पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी लाइट इंटेंसिटी आके इंसिडेंट हो रही है उसी को हम लोग कह लेंगे क्या? क्या? इंटेंसिटी ऑफ वेव या वेव इंटेंसिटी हम लोग कह लेते हैं, ठीक। तो जो वेव इंटेंसिटी आपका होगा बेटा, वेव इंटेंसिटी जब हम डिफाइन करते हैं इसकी वैल्यू होती है एनर्जी, जितनी एनर्जी वेव की आके इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट एरिया, क्या? पर समय, पर यूनिट टाइम। अब टाइम जनरली हम लोग क्या लेते हैं? सेकंड में लेते हैं, बट जो भी आपके टाइम जिस टाइम में दिया जाएगा तो पर यूनिट पर क्या? सेकंड। वैसे जनरली टाइम को यहाँ पे मोस्टली हम एसआई यूनिट जब लेंगे तो सेकंड लेंगे, और जब एनर्जी एसआई यूनिट ले लेंगे तो जूल, एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लेंगे? क्या? पावर कह लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर कह लेंगे, तो इसी को पावर के टर्म में लिखते हैं, पावर पर क्या? एरिया। अरे एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही पावर कहते हैं, P = W/T, ठीक। तो बचा क्या? एरिया बचा ना बेटा, ठीक। वो प्रेशर नहीं है, P = F/A होता है, यहाँ पावर है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक। यहाँ पावर यानी पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क दैट मीन्स क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग पावर कह लेंगे, तो पावर क्या? पर यूनिट एरिया के आपका बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम दिखा लेते हैं, नीचे मैथमेटिकल रिलेशन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, दैट इज करके जो इंटेंसिटी आई होगा यहाँ से आप पेंट कर लेते हैं बेटा। इसी को अगर फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन है, क्या दिया है बेटा आपको? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी गई है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर क्या? सेकंड जो हम लोग लेते हैं बेटा, तो उसी को हम लोग लेते हैं। अगर एरिया आपका क्या है? एन है, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी एन है, एरिया हम लोग ने ए लिया, जो वेव डेंसिटी है एनर्जी की वो रो है, और वेलोसिटी आपने वी लिया, तो उस टर्म में भी हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन लिख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा आर करके आई इक्वल टू तो हाँ नीचे लिखिए आई इक्वल टू, मैथमेटिकल फार्मूला बनेगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू बी, 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। ये स्क्वायर है तीनों, रुक जाओ बेटा। हाँ कभी कभी इसका सेंसर बहुत, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी के बराबर हो जाता है, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा क्या आपका होगा वैल्यू। हेलो हाँ मेरे क्लास में क्या लिख लिया बेटा? 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी, ठीक। इसी को अगर हम लोग पढ़ा है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन, क्या लिखते हैं? ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एन। अगर एंगुलर वेलोसिटी है उसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो एन या क्या 5 से दिखाएंगे या किससे, ठीक। और जब हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो उसे ओमेगा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ओमेगा से दिखाएंगे। तो अगर ओमेगा के टर्म में इसे कन्वर्ट करना हो तो क्या लिख सकते हो आप? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी
पाई में पास नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास है 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसे हम लोग किसके टर्म में लेना चाहें, ओमेगा के टर्म में लेना चाहें तो क्या लिख सकते हो, अगर ओमेगा और ओमेगा क्यों रहेगा, अरे भाई हाँ, इसमें 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 to 4 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर के बराबर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी बाई कितना 2 हो जाएगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी, देखो कभी कभी कंफ्यूज हम लोग करते हैं फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे इस टाइप का कंफ्यूजन थोड़ा हो ना, उसकी यूनिट से आप थोड़ा सा क्या करिए, क्लियर कर लिया करिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो दैट मीन्स वो एंगुलर वेलोसिटी को बोला ओमेगा को, और फ्रीक्वेंसी खाली बोलेगा तो वो एन को या एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी नहीं लिखता है, उसे क्या लेता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी दिस, तो लेकिन यूनिट जो होगी तो वहाँ पे रेडियन पर सेकंड दिया रहेगा। ठीक है, और जब अगर केवल फ्रीक्वेंसी है तो क्या रहेगा आपको, अगर फ्रीक्वेंसी दिया गया तो टाइम के टर्म में आपको दिया रहेगा। ठीक, तो वो चीजें यूनिट देख के जहाँ कंफ्यूज होइएगा, फिलहाल यूनिट के बेस पर आप डिसाइड कर लीजिएगा। कभी कभी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी हाँ बेटा लिख लीजिए, यहाँ से आप दिखाओगे, दिखा रहे बेटा, यहाँ पे देखो, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो भी है, ठीक है, वो फिक्स हो गई अगर, ठीक, और बाकी फैक्टर अगर फिक्स है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ए, लिख लीजिएगा आर करके आर। अगर बाकी फैक्टर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर क्यों। अगर वी और रो की वैल्यू क्या हो आपका, कांस्टेंट हो, ओमेगा ऑलरेडी हम लोग क्या ले लेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमारे क्या है, कांस्टेंट आपकी है, जो भी लाइट है, जो भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो उस केस में अगर आपका क्या रो की वैल्यू कांस्टेंट हो गई और वी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो उस केस में आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ए के। तो नीचे लिख लीजिएगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर व्हेन वी एंड रो क्या हो बेटा, नहीं लिख लेना, व्हेन क्या चीज, वी एंड रो आर कांस्टेंट। अगर ये फैक्टर आपके कांस्टेंट है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर के होगा। तो यहाँ से दिखा ए क्या होगा बेटा, एम लिख लो, वेर इज एम्पलीट्यूड, वी वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, एन फ्रीक्वेंसी, और रो लिख लीजिएगा डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिससे वेव ट्रांसमिट हो रही है, रो होगा बेटा डेंसिटी ऑफ द मीडियम। आई इंटेंसिटी है, ये हो तो पहले ही लिखा है बेटा। अब जरा सुन लेंगे बेटा थोड़ा सा, देखो जो इंटेंसिटी होती है ना, हमारे सोर्सेज जो होते हैं 3 टाइप का हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर सोर्स आपका पॉइंट शेप का है, कैसे बेटा, पॉइंट शेप का है, पॉइंट शेप या स्फेरिकल जो भी ले लीजिए आप, अगर इस टाइप का आपका सोर्स है तो उस केस में जो इंटेंसिटी वेव की होगी या लाइट की जो इंटेंसिटी है, ठीक, वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी घटती जाएगी। जैसे नॉर्मल जो बल्ब होता है ना, अगर वो स्फेरिकल शेप का है तो जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी आई स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा हम लोग लेते हैं क्या, सिलिंड्रिकल, यानी कि जो ट्यूबलाइट हुआ करती थी, ठीक, इसीलिए CFL वगैरह जो भी इस टाइप के अब बनाए जा रहे हैं वो एग्जैक्टली स्फेरिकल डिजाइन करने के बजाय कैसे, देखो ये भी स्फेरिकल नहीं है, स्फेरिकल दिख रहा है क्या, ठीक। अब जो मॉडल बनाए जा रहे हैं ना वो थोड़ा सा स्फेरिकल शेप को रिड्यूस कर रहे हैं। रीजन क्या होता है, स्फेरिकल शेप अगर आप डिजाइन करेंगे तो उस केस में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी में रिडक्शन बड़ी तेजी से होता है। और उसी को अगर उतने ही वाट का आपका कोई इंस्ट्रूमेंट दूसरा लगा रहे हो जो सिलिंड्रिकल हो, जैसे ट्यूबलाइट आप ले लेते हो, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, यानी कि अगर ट्यूबलाइट है यानी सिलिंड्रिकल शेप का कोई सोर्स है, लाइन सोर्सेज हैं, तो वहाँ पे इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के होता है। मतलब पॉइंट शेप अगर हम ऐसे लिख लें, फॉर पॉइंट सोर्स, किसके लिए, अगर सोर्स हमारा पॉइंट शेप का है बेटा तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के होता है। मतलब जैसे पॉइंट सोर्स है या स्फेरिकल सोर्स है, यहाँ से है तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी ना, जैसे जैसे आर की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी, आर की वैल्यू मान लो आर डिस्टेंस हमने कोई पॉइंट यहाँ से कंसीडर किया यहाँ पे, तो इस केस में पॉइंट सोर्स की लेगा, सोर्स हमारा पॉइंट शेप का, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
दूरी जैसे जैसे बढ़ाओगे स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको क्या करेगा, इंटेंसिटी घटेगी। अगर यही सोर्स लाइन सोर्स हो, किसका हो बेटा, फॉर लाइन सोर्स, अगर सोर्स हमारा जो लाइट का है या जो भी वेव का है वो लाइन सोर्स हो, कैसा हो, लाइन सोर्स, ठीक। तो अगर लाइन सोर्स आपका है, यहाँ से वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लाइन सोर्स है, तो एक तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। अभी हम लोग ने वेव फ्रंट पढ़े हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा, ठीक। और जब पॉइंट सोर्स होता है तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल बनता है, कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनता है। तो इस केस में अगर लाइन सोर्स आपका है, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, ये अगर आपके लाइन सोर्सेज है बेटा, कोई भी वेव यहाँ से प्रोपोगेट होकर जरूरी नहीं लाइट ही हो, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ से r डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लिया तो इस पे जो इंटेंसिटी लाइन सोर्स के लिए होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी घटती जाएगी। मीनिंग ये हो गया, अगर सेम वाट का आप स्फेरिकल बल्ब लगाइए और सेम वाट का आप क्या लगाइए, शेफर या ट्यूबलाइट आप लगा दीजिए, तो उस केस में जो इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगी वो ट्यूबलाइट की वजह से वहां पे आपको ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है कंपेरिजन टू क्या, नॉर्मल जो आपका स्फेरिकल बल्ब आपके होंगे, ठीक। तीसरा, अगर सोर्सेज हमारे जो सोर्स है बेटा, ठीक, वो कैसा हो, अगर सोर्स जो आपका है वो हमारा प्लेन हो, कैसा हो, प्लेन सोर्सेज हो, या कह लो कि इनफाइनाइट पे सोर्स अगर रखा गया है, ठीक, तो उस केस में जो लाइंस आती हैं, यानी कि जो लाइंस आपकी वहां से इमिट होंगी, वेव जो आएंगी वो पैरेलल वेव होंगी। और अगर पैरेलल वेव हैं तो उस कंडीशन में आपको वो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। आप देखते होंगे लेजर लाइट, वो छोटी सी लाइट है ना, रेड कलर जो होती है, आप देखते होंगे बड़ी डिस्टेंस तक उसकी लाइट जाती है, ठीक। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसका जो शेप इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो वहां से बीम निकलती है फैलती नहीं है, जैसे नॉर्मल टार्च हम लोग लेते हैं तो स्प्रेड कर जाता है, ठीक। लेकिन जो आपकी क्या होती है, वो लेजर लाइट होती है, वो कैसे पैरेलल ही जाती है, पैरेलल जाने की वजह से उसकी इंटेंसिटी में रिडक्शन, वैसे मीडियम की वजह से तो घटता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में मीडियम आपके हैं, लेकिन नॉर्मल वे में अगर वो एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कहीं भी आप कितने भी डिस्टेंस पे लेते उसकी इंटेंसिटी उतनी ही बनी रहती। ऐसे भी नॉर्मली आप करते हो, नॉर्मल आप क्या टार्च जलाइए, थोड़ी दूर के बाद इंटेंसिटी बहुत घट जाती है, लेकिन उससे आप जलाइए तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जहाँ तक पहुंच पाते कुछ ना कुछ आपको इंटेंसिटी मिलती है अगर किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही हो। तो उसका रीजन वही होता है, वहां पे कैसे होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, कैसे होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है फॉर पैरेलल सोर्सेज, पैरेलल सोर्स का मतलब सोर्सेज जब इनफाइनाइट पे होती हैं तो वहां से जो लाइट आती है वो पैरेलल आती है, ठीक। तो अगर पैरेलल लाइंस आपकी आ रही हैं तो उस केस में बेटा इंटेंसिटी जो आपकी होगी क्या होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है I प्रोपोर्शनल टू R के पावर क्या, 0। R के पावर 0 होने का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस के साथ उसमें वेरिएशन नहीं होगा, दूरी बढ़ने के साथ साथ उसमें कोई वेरिएशन आपका नहीं आता है। तो ये दिखा लेते हैं कि किस टाइप का आपका सोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इंटेंसिटी होती है बेटा वो चेंज होती रहती है। ऐसे पॉइंट करके लिख लो। क्या लिखा है बेटा, ऐसे पहले हम बोल देते हैं क्या लिखा है, कहाँ पे लिखा था, तब ऐसे नोट कर लो, ऐसे नोट कर लीजिए फिर। अगर उनके बीच में कोई मीडियम नहीं होगी तो घूम जाएगा, बीच में तो मीडियम है ना, हर ग्रहों का अपना क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो जहाँ पे है वहाँ पे इंटेंसिटी घटेगी। बट अगर वैक्यूम है, ठीक, तो जितनी इंटेंसिटी आप यहाँ प्रोड्यूस करेंगे अगर वो पैरेलल ही जा रही है तो वहाँ पे उतना ही रिसीव होगा, ठीक। हो गया भैया, क्या हुआ आगे लिखिएगा, एनर्जी डेंसिटी।
अटेंडेंस शीट किसके पास है बेटा? अटेंडेंस शीट आगे पीछे देखो, जिसका नाम हुआ फॉरवर्ड कर दिए। हो गया आप लोग का अटेंडेंस? हो गया सबका? खड़े हो जाओ बेटा। कितने दिन के बाद आई? अच्छा, चली गई थी शादी उदी में? अरे शादी उदी कम कराओ दूसरे की, हाँ है ना बेटा? लाओ, नहीं नहीं वो सबका हो गया बेटा? जब सीनियर हो जाना तब करवाना, है ना? सीनियर मतलब जब आप कुछ बन जाना तब, है ना? अभी जो दूसरे वाले में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चा उल्टा करता है, अभी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तब नहीं होता है या कम होता है ना? बाद में क्योंकि बाद में देना पड़ता है। अभी क्या होता है, खाली खा के मस्ती करने जाते हैं, तो अभी तो फिर हाँ चलो हम ठीक है। देखिए अभी फिर रिटर्न बैक आना है क्या? अच्छा वापस आना है? नहीं, कापी उनको देके जा रहे थे, बोल रहे हैं जाइए। तो लिखिए बेटा एनर्जी डेंसिटी, लिखिए। देखो जैसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं जनरली लोअर क्लास में डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पढ़ा था ना, ऐसे यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे बेटा। जैसे मास यानी कि मास डेंसिटी बोलते थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब तो फिर लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक तीनों पढ़ते हैं, तो उस केस में ऐसे यहाँ पे एनर्जी जब डेंसिटी बोलेंगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा उसे हम लोग कह लेते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो लिख लीजिएगा द एनर्जी एसोसिएटेड with unit volume of the medium, energy associated with unit volume of the medium is defined as energy density. नीचे फार्मूला लिखिए, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपान क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी जो डेंसिटी होती है इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग एनर्जी अपान कितना? वॉल्यूम। एनर्जी अपान क्या होगा बेटा? वॉल्यूम। ठीक, और अभी इसी को आप दूसरे टर्म में कह सकते हैं इंटेंसिटी अपान वॉल्यूम भी ऐसे बोलते हैं बेटा। इंटेंसिटी बाई क्या? वॉल्यूम। ठीक, टोटल एनर्जी तो उसके टर्म में भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी जो लेंगे, ठीक, इंटेंसिटी बाय वॉल्यूम का वेलोसिटी हो जाएगी। तब वहाँ एरिया लेते थे ना। एक मिनट रुक जाओ बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। इंटेंसिटी हम लोगों ने जो पीछे लिखा था, ठीक, तो जब इंटेंसिटी के टर्म में लेंगे तो इंटेंसिटी अपान क्या? वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी पीछे अभी आप देखो डिफाइन किया था, तो उस कंडीशन में जो टोटल इंटेंसिटी लेते थे तो वहां 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इनटू क्या लिया था आपने? v। ठीक, तो यहां से क्या होगा? अपान वेलोसिटी भाग देंगे, b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर क्या ए स्क्वायर इंटू रो के बराबर होगा। तो नीचे आगे लिख लीजिए मैथमेटिकल रिलेशन, देखिए इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू v, कितना बेटा? यही हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू कितना? v अपान v बेटा, और v क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनली मिल गया हमारा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू रो, यानी एनर्जी डेंसिटी जो हो गई मैथमेटिकल रिलेशन हो गया 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू रो। अभी चूंकि हम लोगों ने ये कौन क्या है ये पहले लिखा है जस्ट, तो फिर दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। अरे आपने कहा एन फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एम्पलीट्यूड हो गया, रो आपकी डेंसिटी हो गई, तो वही चीजें फिर रिपीट हो रही हैं। इसे एनर्जी डेंसिटी कह लेंगे बेटा। ठीक, अब अगला पोर्शन जो है क्वेश्चन वहां से डिजाइन खूब होते बेटा, अभी पीछे वाले में तो कभी कभी बनने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, बोले वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वेलोसिटी ऑफ
ट्रांसवर्स, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स वेव। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव लिखिए। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव in a straight string, velocity of transverse waves in a straight string is given by, in a straight string is given by जो वेलोसिटी होता है बेटा ट्रांसवर्स वेव का, किसी स्ट्रिंग में, अगर कोई स्ट्रिंग है उसमें v इक्वल टू रूट टी बाई एम होता है। ठीक, वेलोसिटी जो होगा फार्मूले इधर याद रखिएगा, क्वेश्चंस फार्मूले बेस पे पूछे जाते हैं। तो v की वैल्यू होता है रूट टी बाई एम। टी जो होता है उसमें जो टेंशन, जैसे धागा है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक आप बात दीजिए। ठीक, अगर उसमें जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस होगा, खिंचा होगा, उतना ही अगर वाइब्रेशन आप वेव यहाँ डेवलप करेंगे उतना ही वो तेज जाता है। ठीक, और जितना मोटा होगा, जितना मास आपका क्या होगा, ज़्यादा हैवी होगा, उतना ही उसका क्या रहेगा, जो वेलोसिटी होगी कम होगी। इसीलिए मोटे अगर स्ट्रिंग आपका धागा मोटा है या रस्सी है, उसमें वेव की वेलोसिटी कम होगी पर यूनिट मास अगर आपका ज़्यादा है, और अगर थिन है पर यूनिट मास उसका क्या है, वैल्यू कम है मास की, तो उसके इसमें पर यूनिट लेंथ में अगर मास कम है तो वहाँ पे वेव वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे टी होता है बेटा क्या, वेयर टी टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन किसमें, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा बेटा जो भी है अपने स्ट्रिंग, और यम जो होता है ये मास नहीं है, टोटल मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं। जैसे मान लो 10 मीटर का लंबा आपने स्ट्रिंग लगाया, अगर उसका मास 100 ग्राम है, ठीक, कितना है, मास 100 ग्राम है, तो अगर हम लोग पर यूनिट लेंथ लेंगे तो 10 ग्राम पर मीटर आएगा। ठीक है, तो उस केस में मास पर यूनिट लेंथ लिया जाता है बेटा, यानी लीनियर मास डेंसिटी उसको कह लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ हम लोग कहते हैं। ठीक, इसके जो वो होगा वो मास पर यूनिट लेंथ होगा, ध्यान रखेंगे। ये किसी स्ट्रेट स्ट्रिंग के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो दिखा दीजिएगा, हो गया, कौन क्या है वो लिख लेना। टी टेंशन है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। टी क्या है आपका, जो टेंशन स्ट्रिंग में होगा, यम लीनियर मास डेंसिटी उसे कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, आगे लिखिएगा उसी में नेक्स्ट लाइन से, यहाँ पे पॉइंट बना लेते बेटा। अगर हम लोग को डेंसिटी वगैरह दी गई है, मतलब वायर जो है उसका एरिया दिया गया हो और उसका क्या लेंथ दिया गया है, उसके टर्म में एरिया और लेंथ और डेंसिटी के टर्म में अगर हमें मास निकालना है, सबने पढ़ा होगा डेंसिटी जो होता है बेटा लीनियर मास डेंसिटी कहेंगे, मास पर यूनिट लेंथ बोलेंगे, मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक, लीनियर डेंसिटी बोलेंगे। और उस केस में अगर आपको निकालना है, जैसे हमें यहाँ डेंसिटी निकालना है, तो स्मॉल एम जो है बेटा ना, ये स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम अपान क्या है, अगर लेंथ स्ट्रिंग की, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग है, अगर लेंथ इसकी टोटल एल है और टोटल मास आपका एम था, तो स्मॉल एम की जो वैल्यू होगी ये कैपिटल एम अपान क्या होगा, एल के बराबर हो जाएगा। तो इसे मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं। और मास जो होता है आप सबने पढ़ा है, वॉल्यूम इनटू क्या होगा, लीनियर डेंसिटी ले लेंगे। अगर उसकी लीनियर डेंसिटी हमारी बॉडी की कितनी है, रो है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, अगर रो है अपान एल, देखो ए एल एल कट गया बेटा, तो रो इंटू क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। यानी स्मॉल एम की जो वैल्यू होगी, अगर वो लीनियर मास डेंसिटी हम लोग कहते हैं, तो रो इंटू ए के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी फार्मूले को, इसी अगर फार्मूले को हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, क्या करना चाहें बेटा, कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं आर करके इसी क्वेश्चन को। आर v इक्वल टू हो जाएगा बेटा रूट टी बाई एम की जगह पे क्या ले लें, रो इंटू ए। और एक चीज याद रखो, हम लोगों ने टी मतलब टेंशन है, ठीक है, टेंशन यानी फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रहा है। और आपने एक टर्म पढ़ा था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रेस के टर्म में, किसके टर्म में, स्ट्रेस।
पीछे पढ़ाया गया था जब आप इलास्टिसिटी पढ़ाई जा रही थी। कितने लोग को स्ट्रेस का फार्मूला मालूम है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हाथ उठाइए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला कितने लोग को पता है? हाँ बेटा, ये स्ट्रेस है और स्ट्रेन है सब। स्ट्रेस क्या होता था? F/A, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग स्ट्रेस कहते थे। याद आया कुछ? सब भुला देते तो लोग, हम लोग पढ़ाते चले तो लोग भुलाते रहो, है ना। फिर हम लोग वहीं मिले हैं, इसलिए जो पढ़ाया गया बेटा उसको याद रखिए। और याद होने का एक ही तरीका है, बार बार उसको क्या करिए आप, रिवाइज करते रहिए। अब आप रिवाइज सुबह मुर्गा बोलने की बात करते हैं या मुर्गा बोलने के पहले करते हैं या दोपहर में करते हैं या रात में करते हैं, उससे मतलब नहीं है, वो पढ़ा होना चाहिए। कुछ लोग इसी इंतजार में साल बीत जाता है कि मुर्गा बोलेगा हम जगेंगे तो पढ़ेंगे, ना तो मुर्गा बोला ना जगे ना पढ़े। हाँ, तो मुर्गे भी 8 बजे तक सोते हैं, ठीक है ना बेटा, वो भी मॉडर्न हो गए ना। अब वो चिकन खाने लगे मुर्गे तब क्या होगा? हाँ ठीक, चलो देखो, तो v की वैल्यू रूट क्या हो गया? t अपान क्या, रो इंटू ए हो गया। तो t/a की जगह पे हम लोग स्ट्रेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस। तो इसी को ठीक आप ले लेंगे कितना, अगर इसको मॉडिफाई किया जाए स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग कहते थे स्ट्रेस, तो वहीं पे s अपान रो लिख लीजिए। ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रूट s अपान कितना बेटा? रो। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा s क्या है, वेयर s क्या है बेटा? स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वैल्यू F/A होता है, ये अपना फोर्स। तो यहाँ टेंशन भी तो फोर्स ही है यार, हम इसको खींच रहे तो इसमें टेंशन जो डेवलप हो रहा है फोर्स ही तो है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा क्या होगा, वही फोर्स से काम करेगा। तो नोट कर लिए, v इक्वल टू रूट t/रो इंटू ए या v इक्वल टू s अपान रो। अब बेसिक फार्मूला सबसे पहले जो कॉमन फार्मूला हम लोग बोर्ड में भी पढ़ते थे, रूट t/m पढ़ते हैं, ठीक, तो याद रखिएगा। अच्छा ये बता दो, अगर स्ट्रिंग को बेटा जो टेंशन उसमें डेवलप किया जा रहा है उससे कोई बॉडी को हैंग करके किया जा रहा है, तब क्या होगा जी? अगर सपोज दैट m मास की बॉडी है या खुद उसका मास आपका जो है m मास की बॉडी, जैसे मान लो स्ट्रिंग है, m मास की बॉडी वहां से हैंग कर दिया, तो उसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो कितना होगा? T इक्वल टू mg ले लेंगे, ठीक। तो वहीं पे एरो आके नीचे नोट कर लेना, इफ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई, ये नोट कर ले यहाँ तक, पहले इसको नोट करिए तब लिखिएगा। इफ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, खींचा जाता है, स्ट्रेच्ड बाई अप्लाइंग सम वेट, बाई अप्लाइंग सम वेट, बाई अप्लाइंग सम वेट, देन देखिए T इक्वल टू mg, देन T इक्वल टू क्या हो गया? mg हो जाएगा बेटा। कैपिटल M यहाँ ले रहे हैं हम लोग, कैपिटल M इंटू जी, ठीक। तो T इक्वल टू mg हो गया। अब इस कंडीशन में वेलोसिटी जो आपका आ जाएगा, तो हम लोग v इक्वल टू लिख लेंगे रूट mg अपान कितना, रो इंटू ए। दिख जाएगा कि अलग करे बेटा? mg बाई रो इंटू ए हो गया बेटा, mg अपान रो इंटू क्या हो जाएगा? ए। या दूसरा रिलेशन अगर लिखना चाहते हैं स्मॉल m के टर्म में, तो वहां पे v इक्वल टू क्या, ऐसा रहने दो, हो जाएगा। और उसी को अगर मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में भी लेना चाहेंगे तो रो इंटू ए की जगह हम लोग स्मॉल m लिख लेते हैं। ये इक्वल टू आप यहीं बढ़ा लेना, इक्वल टू mg अपान स्मॉल m। mg अपान कितना, ये कैपिटल M है ऊपर वाला और नीचे वाला स्मॉल m, फिर से लिख दें,
ये हो जाएगा mg अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल mg अपान स्मॉल m के बराबर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और डायग्रामेटिकली अगर दिखाना चाहते हैं कोई भी, अगर पुलिस से आप लटका दीजिए एक, अगर लिखना चाहते हैं ऐसे डायग्रामेटिकल अगर रिलेशंस के लिए आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं बेटा। एक कैपिटल एम मास का बॉडी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ बेटा आपका यल है, ठीक। तो ये जब वाइब्रेट होगा ना तो इस तरह से इसमें वाइब्रेशन आपका डेवलप होगा, उसमें जो टेंशन आपका डेवलप हो रहा है, ठीक। अगर टी है आपका तो उस केस में वेलोसिटी जो आपकी होगी v की वैल्यू रूट टी बाई एम, या ये डिफरेंट रिलेशंस अलग अलग कंडीशन में हम लोग डिजाइन करते हैं, हो जाएगा। अब इसी में दूसरा कंडीशन बनता है बेटा, अगर जो हमने इस ब्लॉक को हैंग किया है ना, ये जो ब्लॉक आपने यहाँ मास का है, इसी की वजह से यहाँ पे टेंशन आपको जो जनरेट हो रहा है, जो टेंशन यहाँ डेवलप हो रहा है 30, ये जो टेंशन टी है इसकी जो वैल्यू आपकी हो रही है, टेंशन जो हमारा डेवलप हो रहा है ये इसके वेट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखा था टी की वैल्यू किसके बराबर, कैपिटल एम इंटू जी के बराबर था, ठीक। अब अगर कहा जाए ये जो ब्लॉक को हमने रखा ना, ये किसी बेटा लिक्विड में रख दिया जाए, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अगर इसके नीचे इस ब्लॉक को पहले से एयर में था, सेकंड केस में क्या करें, इस ब्लॉक को अगर यहाँ से कंटेनर पानी भर के रख दे या कोई भी अदर लिक्विड है उसको भर के रख दिया जाए, उसके अंदर इसे डिप किया जाए, ठीक, उसको रखा जाए, तो यहाँ डेवलप होने वाला जो टेंशन होगा अभी जो डेवलप हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा या घट जाएगा, हाँ कम हो जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं कम हो जाएगा, हाथ उठाओ। कम हो जाएगा टेंशन की वैल्यू। अरे यार आपको बोला गया था कोई भी बॉडी जब हम किसी लिक्विड में क्या करते हैं, अगर डिप करते हैं तो उसका जो इफेक्टिव वेट होगा वो क्या करेगा, घटता है। रीजन घटने का क्योंकि नीचे से पानी क्या करेगा उसको, या लिक्विड जो भी आपका फोर्स अप्लाई करेगा, वो सबसेस फोर्स या बायंट फोर्स से कह लेते हैं, उसकी वजह से उसका जो वेट होगा इफेक्टिव वो डिक्रीज कर जाता है। वेट क्या करेगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा, और वेट के डिक्रीजमेंट की वजह से ये सिचुएशन हमारा अराइज होता है। वेट के डिक्रीजमेंट की वजह से ये सिचुएशन क्या होगा आपका, अराइज होता है। इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से डिनोशन हो जाता है, ठीक है बेटा। तो लिखिएगा क्या लिखा, क्या लिख लिया इनिशियली, यहाँ तक हो गया है। अगला सेकंड अगला पॉइंट बना लो बेटा, उसी पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं। देखिएगा, इफ सस्पेंडेड वेट इज, इसका पहला पॉइंट ये बना लिए हैं, एक दूसरा पॉइंट कौन सा पॉइंट ये बना है, इसको जो अभी यहाँ वेट लिखना शुरू किया है ना, ये वेट ये काफी दे बेटा। अच्छा पहला वो लिखा था, यहाँ जहां से वेट लिखा ना, इफ स्टिंग स्टेज बाय अप्लाइंग सम वेट, इसे सेकंड पॉइंट बना लो बेटा, उसे सेकंड पॉइंट बना लीजिएगा। और अगला थर्ड पॉइंट बना लीजिए, थर्ड पॉइंट का लेना, अगर हम किसी लिक्विड में रखते हैं तो लिखिए इफ सस्पेंडेड वेट इज, इफ सस्पेंडेड वेट इज इमर्ज्ड, इफ सस्पेंडेड वेट इज इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब होता है डुबाना होता है बेटा, IMMERCD, इफ सस्पेंडेड वेट इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ, इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, in a liquid of density sigma, liquid of density sigma, and density of material of suspended body, and density of material of suspended body is rho, suspended body is rho, density of material of suspended body is rho, देखिए then रो बेटा, then अब तो डायग्राम देख लो कैसे कंडीशन बन रहा है। अब यहाँ से पुली लगाना हमको बेटा, पुली चाहे नीचे से सपोर्टेड हो चाहे ऊपर से भी हम इसको सपोर्ट से रोक सकते हैं, अपना जैसा अरेंजमेंट हो।
ये जो सस्पेंडेड बॉडी था ये है बेटा, ठीक। इसको क्या किया, एक लिक्विड में इसके अंदर इमर्ज कर दिया, ये सिचुएशन है, ठीक। अब इमर्ज मतलब कंप्लीटली इमर्ज है, जैसे पार्शियली होता तो हमने वॉल्यूम दोनों अलग अलग का होता है, डिस्प्लेस वॉल्यूम अलग होता है, बॉडी का वॉल्यूम अलग होता है, लेकिन जब पूरा डिप्ड है तो इस केस में जितना क्या वॉल्यूम बॉडी का होगा उतना ही लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इस केस में जो इफेक्टिव वेट हम लोगों ने पढ़ा था, अगर इसकी डेंसिटी लिक्विड का क्या लिया आपने, रो, और बॉडी का रो लिया है, बॉडी का रो लिया है ना, तो इसका सिग्मा लिया बेटा, जो भी ले सकते हैं उसमें आप तो अपना जो भी एजम्पशन है, ठीक, आप उस पर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। फिर हमने जो स्टेटमेंट लिखा है उसी का आरडी लिख लेते हैं। इसका सिग्मा लिया बेटा और इसका रो लिया। अब इस केस में ये पूरा डिप कर रहा है, अगर डिप कंडीशन है तो रो की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा से ज्यादा। भाई कोई चीज बॉडी तभी आपके डिप करेगी लिक्विड में जब उसकी डेंसिटी क्या हो, ग्रेटर हो, किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें डिप किया जा रहा है, लिक्विड के रिस्पेक्ट डेंसिटी हायर होगी बॉडी की तभी वो डूबेगा, अदरवाइज क्या करेगा, पार्शियली डिप कंडीशन में पार्शियली होगा ऐसा नहीं डूबेगा, बट पार्शियली होगा, पूरा वो नहीं डूबेगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इसकी वजह से जो आपने बॉडी लिया, लिक्विड लिया, उस लिक्विड की वजह से बेटा इस पे एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोग बायंट फोर्स कहते हैं। क्या लगेगा इस पे बेटा, बायंट फोर्स, उसी को अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स कहेंगे, इसी को एफ अपथ्रस्ट कह लेते हैं, ठीक। और एफ अपथ्रस्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी या लिक्विड। किसकी डेंसिटी बायंट फोर्स डिपेंड करता है, बॉडी की डेंसिटी पे या लिक्विड की डेंसिटी पे, हाँ, जो अपथ्रस्ट फोर्स डेवलप होता है बेटा वो बॉडी की डेंसिटी पे होता है या लिक्विड की डेंसिटी पे, यार लिक्विड डिसाइड करता है कितना आपका अपथ्रस्ट लगेगा। तो बात अलग है कि बॉडी की डेंसिटी डिसाइड कर कितना डूबेगा, बट डायरेक्टली अपथ्रस्ट फोर्स जो होता है, अपथ्रस्ट फोर्स जो आपका होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी जितनी हाई होगी आपका, अगर डिप्ड वॉल्यूम सेम है तो उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स इस पे ज्यादा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब हमने इसको डिप कर दिया किसी लिक्विड में, ठीक, तो उस कंडीशन में उसका जो टेंशन होता था, जैसे पीछे टेंशन T इक्वल टू आपने सीधे mg लिख लिया था, अब जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू पहले के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। पूछा था टेंशन की वैल्यू क्या होगी जब हम किसी लिक्विड में बॉडी को क्या करेंगे, सबमर्ज कर लेंगे, तो उस केस में टेंशन T की वैल्यू mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो के क्या हो जाता है, बराबर होगा। तो यहाँ इस कंडीशन में जो टेंशन डेवलप होगा, अब इसमें जो टेंशन आपका है, जो टेंशन डेवलप हो रहा है बेटा T, इसकी वैल्यू जो होगी ये आपका जो टेंशन T डेवलप हो रहा है इसकी वैल्यू अब mg नहीं होगा बेटा, mg 1 माइनस कितना, डेंसिटी किसका लिया, रो, बॉडी का। तो जो डेंसिटी बॉडी की है वो नीचे, जो डेंसिटी लिक्विड की है वो ऊपर, तो 1 माइनस सिग्मा बाई कितना, ये रो है बेटा, ध्यान रखेंगे, दिख जाएगा ना, सिग्मा बाई रो के क्या हो जाएगा बराबर, T की वैल्यू mg 1 माइनस सिग्मा बाई क्या होता है, रो के बराबर होता है। T की वैल्यू हो जाएगी mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो के आपका इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, ठीक। तो दिखाते हैं, अब टेंशन आपको मिल गया और v इक्वल टू रूट T बाई m लिखते थे, तो जहाँ T लिखते थे उसकी जगह पे वैल्यू क्या कर दीजिए, ठीक। So velocity of wave v इक्वल टू होगा रूट T बाई m होता है, और T की जगह हमने लिख लिया, यहाँ कैपिटल M लीजिएगा बेटा, कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल M इंटू जी ब्रैकेट में 1 माइनस सिग्मा बाई रो अपान स्मॉल m। तो अगर किसी लिक्विड में, ये वाला फार्मूला हमने बोर्ड में भी पढ़ा है, वहाँ भी अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ भी पढ़ाया जाता है और पूछा भी जाता है बोर्ड में भी, वेव वेलोसिटी, लेकिन जो कंडीशन है वहाँ पे कहीं हो सकता है बताया गया हो, कहीं ना बताया, क्योंकि बोर्ड में वो कंडीशन नहीं है आपके, तो बोर्ड में खाली v इक्वल टू रूट T बाई m तक ही सीमित रहता है, क्वेश्चन भी मोस्टली वहीं तक पूछा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे v इक्वल टू रूट T बाई m, और वही T की जगह आप रख देंगे mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल m। ऊपर कैपिटल M है, ध्यान रखेंगे, और नीचे क्या है,
स्मॉल एम है, ठीक। ये कैपिटल एम वेट ऑफ मास ऑफ द बॉडी है और स्मॉल एम जो हम लोग ले रहे हैं वो मास पर यूनिट लेंथ है स्ट्रिंग का। लिख लें, कंफ्यूजन ना हो यार। मास ऑफ बॉडी, स्मॉल एम मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट किसका, लेंथ ऑफ किसका होता है बेटा, स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग आपने लिया है उसका लेते हैं हम लोग यहाँ। हो गया, अब कॉन्सेप्ट हो जाने दीजिए। अगला लिखिएगा, अगर बेटा कोई दो वाल हैं, जैसे इसी वाल को ले लो, कोई रिजिड सपोर्ट उसे कह लेंगे। अगर उससे किसी स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया जाए दोनों साइड से, दोनों एंड से आपने कनेक्ट करे, जैसे यहाँ पे वाल से और वहाँ वाल से अटैच करके, अब उस केस में अगर उसे वाइब्रेट किया जाए, मतलब वेव उसमें डेवलप किया जाए, तो कंडीशन जो होगा कि टेंशन वहाँ पे कितना डेवलप होगा, क्योंकि V = T/M बेसिक फार्मूला वही है। तो यहाँ पे जो हमारा टेंशन डेवलप होगा वो कितना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये नोट कर लिया बेटा, लिखिए if to rigid support, if to rigid support, if to rigid support of stretched string, if to rigid supports of stretched stretched string are maintained at stretched string are maintained at temperature difference of delta theta, maintained at temperature difference of delta theta, then due to elasticity of string, ड्यू टू इलास्टिसिटी वजह से, मान लो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया बेटा, दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो इस वाल को सपोर्ट मान लिया जाए और एक वायर को यहाँ से यहाँ इनके बीच में कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक, टाइटली, मतलब पूरा फिटेड है। उसके बाद अगर टेम्परेचर को आप घटाएंगे, जब टेम्परेचर घटाएंगे तो जो स्ट्रिंग होगा वो क्या करना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी सिकुड़ेगा, ठीक। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में क्या करेगा, टेंशन डेवलप करेगा वो, यानी उस पर एक फोर्स डेवलप होगा ना भाई। जैसे आपको यहाँ से बीच में हमने एकदम टाइटली फिट कर दिया, लूज नहीं है, ठीक। अब उसके बाद टेम्परेचर को अगर आप ड्रॉप करें, टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या करें, उसकी लंबाई में डिक्रीजमेंट होगा, और जब लंबाई घटेगी तो यहाँ पे एक तनाव डेवलप होगा, उसमें टेंशन एक डेवलप होगा। तो टेंशन हम लोग यहाँ पे कैसे रिलेट करते हैं, तो टेंशन की जो वैल्यू आपकी होगी बेटा, वो उस मटेरियल के एक तो यंग मॉडुलस, दूसरा जितना थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कितना है, और तीसरा कितना टेम्परेचर में हमने चेंजेस किया है। भाई टेम्परेचर कम घटाओगे तो टेंशन कम डेवलप होगा, टेम्परेचर ज़्यादा घटाएंगे तो टेंशन ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, ठंडक के टाइम पे पानी बहुत ठंडा हो जाता है, आप देखते होंगे अगर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ऊपर से उसका पतली लेयर आइस की बन जाती हो, लेकिन ऐसा केस अपने यहाँ नहीं के बराबर होता है, ठीक। आप अगर गाँव में जाते होंगे सुबह क्या ओस के टाइम पे, तो पत्तियों पे हल्का हल्का क्या होता है, जमा सा दिखता है ऐसा, ठीक। तो कंडीशन क्या है, बट एकदम फ्रीज नहीं होता है, जैसे आप छुएंगे वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, ठीक। तो रीजन क्या है, टेम्परेचर घटा, लेकिन इतना नहीं घटा क्या करे वो कंप्लीटली आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो जैसे आप जबकि हिल एरिया में देखते होंगे बहुत जगहों पे वाटर सप्लाई की पाइप क्या होती है, या घर के नल की पाइप क्या होती है, फट जाती है, क्योंकि वहां पे वो कंप्लीटली कन्वर्ट होता है। बिलो जीरो क्या पता है, -10 डिग्री है, -5 डिग्री है, -25 डिग्री है, तो उस केस में क्या करेगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा घटाओगे आइस के फॉर्म में कन्वर्जन होगा। वहां उल्टा होता है बाकी केस में, दिमाग में रखिएगा। वाटर के केस में एक्सेप्शन होता है, टेम्परेचर घटाने पे वॉल्यूम क्या करता है, बढ़ता है। रीजन क्या है, क्योंकि डेंसिटी हमारी घटती है जब वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है। वाटर से आइस में कन्वर्ट होने में डेंसिटी क्या करती है आपकी, घटती है, ठीक।
लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं बाकी चीज़ों में टेम्परेचर घटाएंगे तो वहाँ पे हमेशा वॉल्यूम क्या करेगा, घटता है, वहाँ पे बढ़ता है एक्सेप्शनली, यहाँ पे क्या करेगा, घटेगा। और जब घटेगा तो यानी लेंथ घटेगी तो यहाँ पे टेंशन क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। ठीक, तो किसी भी स्ट्रिंग को दो सपोर्ट के बीच में अगर आपने फिट किया है और टेम्परेचर घटाएंगे तो टेंशन क्या होगा, उसके बीच में जनरेट होगा ड्यू टू डिक्रीजमेंट इन लेंथ, लंबाई में कमी होने के कारण। ठीक, तो लिखिएगा, पॉइंट लिखा कि नहीं अभी, क्या लिखे हो, इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, डिफरेंट डेल्टा थीटा ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रिंग। लिखिएगा टी इक्वल टू टेंशन जो डेवलप होगा वाई, वाई यहाँ पे यंग मॉडुलस होगा बेटा, वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। टेंशन जो होगा टी इक्वल टू वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ इनके बीच में जो टेंशन डेवलप होगा बेटा तो यहाँ जो टेंशन डेवलप होगा टी की वैल्यू वाई यंग मॉडुलस ऑफ द क्या वायर हो गया, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ क्या लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा हो गया बेटा टेम्परेचर में जो हमारी चेंजेस हो रही हैं। ठीक, अब यहाँ से जब वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे, ठीक, इसमें क्या निकालेंगे जब बेटा हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, यानी वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो वेव यहाँ से यहाँ इसकी तरफ मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वेव वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा रूट टी बाई एम लिखते थे हम लोग, तो टी की जगह क्या ले लेंगे वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा थीटा अपान एम। ध्यान रखना यहाँ पे लिख लीजिएगा वाई क्या है यंग्स मॉडुलस, इसी को यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं या सिंपली हम लोग यंग मॉडुलस बोल ले रहे हैं। ठीक, एरिया ए क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पढ़ लेते हैं भैया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और क्या है बेटा अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन कह लो, लीनियर को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा बेटा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ से दिखा देंगे, तो ये वेव वेलोसिटी हो गई। अगर हम लोग बात करें किसी स्ट्रिंग को दो सपोर्ट के बीच में अगर उसे स्ट्रेच कर दिया गया और उसके बाद फिर आपकी कंडीशन ये हो रही है तब क्या होगा। ठीक, हो गया जी। इसी को अगर हम लोग क्या जो डेंसिटी के टर्म में लेते हैं, इसी फार्मूले को अगर डेंसिटी के टर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं बेटा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब यहाँ पे स्मॉल एम जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है ना, एकांक लेंथ का मास है, और मास में अगर एरिया डिवाइड करेंगे तो उसी को हम लोग डेंसिटी यहाँ पे कह लेंगे। इसी को आर करके हम लोगों ने वहां लिखा इफ डेंसिटी ऑफ वायर इज डी ले लेते हैं, और डी की वैल्यू जो होगी वो m बाई ए लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यूनिट लेंथ का ही मास लिया है ना, तो m बाई। हाँ बेटा, कहाँ घर है बद्रीश्वरनाथ, इमरजेंसी आ गई,
बता के वहां भी बोल देना। तो D इक्वल टू हो जाएगा m बाई क्या होगा, A के बराबर होगा। मास पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। मास पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा आपका, डेंसिटी कहलाएगा। तो यहाँ से जब करेंगे उस फार्मूले में रखेंगे, हम लोगों ने अभी V का फार्मूला क्या पढ़ा था, गामा A अल्फा इंटू डेल्टा थीटा बाई m, यही पढ़ा था ना। तो आपने वेलोसिटी पढ़ा V इक्वल टू रूट गामा A अल्फा इंटू डेल्टा थीटा बाई कितना m पढ़ा। अब इस a को नीचे कर लो जरा सा, हम लोग रीसेट कर लेते हैं बेटा। गामा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा अपान m बाई क्या हो जाएगा a। इस m बाई a की जगह क्या ले लेंगे हम लोग, d। तो v इक्वल टू हो गया रूट गामा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा अपान d के बराबर होगा। v के बराबर रूट गामा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा बाई क्या होगा, d के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में अगर उसी फार्मूले बदलते हैं तो रिलेशन ये मिलते हैं। और ये सब फार्मूले भैया तभी याद रहेंगे जब घर पे आप बैठ के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। फार्मूले रटे नहीं जाते, फार्मूले जब यूज किए जाते तो ऑटोमेटिकली रटा जाता है, ठीक। अब ये कहो आज हम खूब रटेंगे, 6 महीना बाद लगाएंगे तो फिर नहीं रहेगा, ठीक। तो जब जो चीज़ें पढ़ाई जाए उसी दिन पे जाके उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया करिए। और क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो नॉर्मल आपका फार्मूला है, बेसिक उसे बनता है। लेकिन चूंकि आज के डेट में अब वो आपको कई बार पूछे जा चुके हैं तो अपडेट करते हैं, तो कुछ नया बनाते हैं, और जब नया बनाएंगे तो नया फॉर्म में देंगे, ठीक। तो पता चलेगा जो आपने पढ़ा था, जैसे आपने कहा कि स्ट्रिंग, अभी सब स्ट्रिंग ही चल रहा है, अभी कोई बदला नहीं है। हम लोगों ने बोर्ड में क्या स्ट्रिंग का पढ़ा था, v इक्वल टू रूट टी बाई एम। अब यहाँ पे अगर टी बाई एम, अब यहाँ टी तो है ही नहीं है यार कुछ। अब यहाँ से अगर आपको दे दिया जाए और आपको फार्मूला टी बाई एम मालूम है तो लगाते रहिए ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसलिए फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर फार्मूला मालूम है तो बस आपको क्या 10-20 सेकंड में लग जाएगा, और नहीं तो आपको फिर फार्मूले अगर इतनी आपकी है कैपेबिलिटी बनाने की तो तोड़ फाड़ के बना सकते हैं, लेकिन उतना सोच पाएंगे तब, और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि फार्मूला ड्राइव करके फिर से आप बना पाओगे, तो इसलिए रेडीमेड आपके पास होना चाहिए, ठीक। और रेडीमेड रखने के लिए एक ही तरीका है कि आप रोज़ क्वेश्चन लगाइए, ठीक। और वो भी 1 घंटे 10-20 मिनट नहीं कि सर हम लगाए तो थे परसों 2 क्वेश्चन, ठीक। उससे काम नहीं बनता है। हो गया बेटा, चलिए अगला लिखिएगा। ये तो थिन स्ट्रिंग के लिए हो गया अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अलग अलग केसेस में कैसे होगा। दूसरा तो अगर कोई सॉलिड बॉडी है बेटा, क्या है, सॉलिड बॉडी है, उसमें अगर हमें निकालना है कि उस वेव वेलोसिटी कितना होगा। जैसे आयरन पीस है, अब एक साइड हमने हिट किया तो वेव ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से उधर की तरफ, तो उस केस में जो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी वेव की होगी, वो रूट टी बाई एम से फिर नहीं लगा सकते हैं, ठीक। वहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये रूट टी बाई एम पे रिलेट करके जितने फार्मूले बनाए गए हैं ये सारे के सारे स्ट्रिंग के केस में अगर वेव ट्रांसमिट किया जा रहा तब के लिए अप्लीकेबल है, और भी अलग अलग कंडीशन में जो बनते हैं वो आपको यहाँ से डिजाइन कर दिए गए हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बेटा फॉर सॉलिड बॉडी या इन सॉलिड बॉडी कर दो। नेक्स्ट कंडीशन लिखिएगा इन सॉलिड बॉडी, बॉडी बोल रहे हैं ये वायर नहीं, इन सॉलिड बॉडी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है बेटा तो लिखिएगा इन सॉलिड बॉडी, देखिए। अगर जो सॉलिड बॉडी आपको दी गई है बेटा, क्या दी गई है आपको, सॉलिड बॉडी दिया गया है, उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू ईटा हो। जैसे आपने लिखा था क्या, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक, या उसी को शेयर मॉडुलस भी कहते थे, ठीक। तो उस केस में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो आपकी है वो अगर ईटा हो और डेंसिटी जो आपका है उस मटेरियल का रो है, तो वहाँ जो वेव वेलोसिटी आपकी होगी v इक्वल टू रूट ईटा बाई रो के बराबर होता है। जैसे यहाँ टी बाई एम लिखा था ना, वैसे वहाँ पे ईटा बाई रो लेते। तो लिखिएगा इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज density of the material is rho, density of the material is rho, and modulus of rigidity गिर गया बेटा, भूकंप आ गया। आपने क्या कहते भैया उसको कुछ सारेंज करके सही करवा दें तो किसी दिन मोबाइल भी चली जाएगी यार।
एक दिन एक का वो कनेक्टर चला गया था, पता नहीं बना कि नहीं बना। ठीक, ऑन है, बंद नहीं हुआ, अच्छा है। या तो उसके नीचे गद्दा लगवा दिया जाए, गिरे उरे तो सेफ बचा रहे हैं। चलो देखो बेटा, तो किसी ने जबरदस्ती किया होगा, टूट गया होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें जो होती है चेंज होने के लिए यहाँ से ऊपर तक रिटर्न जाता है, क्यों बदला जा रहा है उसको दिखाया जाएगा, ये किस कारण बदला जा रहा है, तो वो फॉरवर्ड होगा तो वहाँ से बजट सैंक्शन होगा, तब फिर वो काम होता है। ठीक है, हमारी चीज़ें जो होती है ना एक थोड़ी सी, अब वो भी कारण है, रूल बनाने के भी कारण है, लोग फर्जी अपडेट कर देंगे, तो इसलिए ऐसे कुछ नियम कानून है कि कम से कम फर्जी हो, है ना। हाँ ठीक है, तो उस चीज़ों के लिए जो है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने हेल्थ पॉलिसी दी थी ना, गरीब या जो भी उस कैटेगरी में आते हैं, फ्री क्या 5 लाख तक का क्या करने के लिए, इलाज के लिए। अब पता लगा फर्जी पट्टी बनवा के इलाज हो रहा था, है ना। तो पता लगा 5,000 का काम है, ऑपरेशन है, 50,000 का बिल बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भैया, अब एकदम पूरा क्लियरली ऑपरेशन होते समय उसकी वीडियो होनी चाहिए। ठीक, अब वीडियो खाली उसी आर्गन का नहीं, उस पर्सन का जो क्या ऑपरेशन करवा रहा है। पहले क्या हुआ, पता लगा ऑपरेशन किसी और का हो रहा है, अपडेट किसी और का हो रहा है। तो इसलिए रूल्स बदलते रहते हैं, जैसे हम गलतियां जो करते हैं सरकार उसके अगेंस्ट में या पुलिस डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में कुछ नए नियम लाती है, तो ऐसे यहाँ पे भी होता है। ठीक, नहीं रोकी तो फिलहाल जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तब तक नहीं जा सकती है। ठीक, जब तक हम सब ईमानदार नहीं होंगे तब तक चोरियां कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। एक होता है धड़ल्ले से करते हो, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं है, एक है करेंगे तो हो सकता है नप जाए, इसलिए तब कम करता है आदमी। बाकी करने के लिए तो करने वाले हमेशा जो पैदा ही हुए हैं करने के लिए वो करेंगे ही, है ना। चलो देखो, हो गया बेटा। तो अगर सॉलिड बॉडी के लिखेंगे, क्या लिखा था पॉइंट, रो एंड रिजिडिटी ऑफ क्या मटेरियल इज ईटा, एंड रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल इज ईटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल इज ईटा। ईटा जानते हो ना, अब रहे होंगे तो पता चल गया होगा, इनको थोड़ा सा, हाँ। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ईटा, देन वे वेलोसिटी v इक्वल टू होता है बेटा रूट कितना ईटा, और क्या लिया आपने डेंसिटी क्या रो, तो v इक्वल टू रूट ईटा बाई रो के बराबर हो जाता है। ठीक, v इक्वल टू रूट ईटा बाई रो के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। ठीक, एक आध ऐसे केस पाए गए तो उस टाइम पे इनिशियल फॉर्म में, जैसे मान लो आप अप्लीकेबल नहीं हो, आपका कार्ड नहीं बना है, दूसरे का कार्ड बना है, उनके कार्ड पे ऑपरेशन किसी और ने करा लिया, भैया चलो तुमको 50,000 का हमारा काम हुआ है, 5,000 तुमको पकड़ा देंगे, कार्ड वाले का 5,000 का फायदा और उसका भी 45,000 बचा, है ना। तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जुगाड़, जितना जुगाड़ लगाते उतना काम के लिए जुगाड़ लगाते, तो वैसे नौबत ही ना आए। ठीक, जैसे नकल करने बच्चे जाते हैं ना पुर्ची उर्ची लेके, पता है एक तो पेन में कोई पकड़ाता है, तो कोई कहीं गले में पकड़ाता है, कोई कहीं बाल के अंदर घुसा के ले गया है। हाँ, अब उतना पढ़ लो उतने टाइम में या तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, बट पढ़ना ही सबसे बड़ा टेढ़ा काम है ना जी। ठीक, चलो देखो हो गया। तो ये केसेस आपके होते हैं, यहाँ से आप दिखा देते हैं कैसे होगा वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा अलग अलग केसेस में। तो सॉलिड के केस में लिए क्या होगा, ठीक, किन केसेस में चेंजेस होंगे इसके बेस पे दिखा देते। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा ठीक। तो नेक्स्ट किया हम लोगों ने ये तो कर लिया कि सिस्टिंग में बेटा या क्या कोई सॉलिड बॉडी है तो उसके अंदर वेव वेलोसिटी क्या होगी उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। वेव वेलोसिटी किसी सॉलिड में क्या होगा उसके बेस पे यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, कैसे आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट केस बनता है आपका, अगला लिखिएगा
देखिए वेलोसिटी या वैसे लिखो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी वो ट्रांसवर्स वेव की कंडीशन थी, भाई स्ट्रिंग में कौन सा वेव डेवलप हो रहा था, ट्रांसवर्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव की, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल में साउंड वेव का बेटा, स्पेशली जो हम लोग पढ़ते हैं वो साउंड वेव का करते हैं बेटा। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखिएगा इसमें साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक लिखना इसमें। अब जो साउंड वेव होता है, आपने स्टार्ट हुआ था जब पीछे, तो हम लोगों ने कहा था बेटा जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो मीडियम चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है। बेसिकली 3 मीडियम आपने लिया था, एयर, ठीक, वैक्यूम में क्या मूव करेगा क्या, साउंड की वेलोसिटी वैक्यूम में पाई जाती है कि नहीं, होती है ना, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये साउंड की है, हमने साउंड पूछा 324, वैक्यूम वाला है, तो एयर वाला हाँ, तो हाँ, और ह्यूमिड एयर में तब क्या होगा, कम होता है, वो तो कहने ज़्यादा होता है। बैठिए, क्या वैक्यूम में साउंड पास हो सकता है क्या, नहीं होता है। पीछे भाई साहब आपके बोले कि होता है, आप कह रहे हो नहीं होता है। कितने लोग कह रहे हैं साउंड वैक्यूम में ट्रांसमिट होता है, हम जैसे बोल रहे हैं अगर वैक्यूम यहाँ पे होता तो आप तक सुनाई पड़ता है, ऐसा कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ेगा, पड़ता सुनाई। जब वेब शुरू किया तो पहले कहानी हमने यही सुनाया था, है ना, वेब जिस दिन हमने स्टार्ट किया था पहला यही डिस्कस किया गया था कि लाइट का ट्रांसमिशन क्या, उसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट साउंड के ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है, मीडियम साहब नेसेसरी है। तो वैक्यूम में कैसे जाएगा जी, हैं बैठे, साउंड के ट्रांसमिशन के लिए हमें क्या मीडियम कंपलसरी है, बिना मीडियम के वो ट्रांसमिट ही नहीं होगा। अगर यहाँ वैक्यूम होता हम चिल्लाते रहते, लगता है आपको मुंह खुल रहा है कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं ये आपको साउंड सुनाई नहीं पड़ता। वो बात अलग है कि एक्सप्रेशन से भी कुछ लोग समझ लेते हैं, गाली दे रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है ना, जैसे आपके क्या फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है आप कुछ अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, बट ये है कि आप क्या बोल रहे हो वो आपको नहीं पता चलता, ठीक। तो ऐसे ही कंडीशन यहाँ पे आपका होता है, ठीक है, कि जो वेलोसिटी हम लोग लेंगे ना किसकी, साउंड वेव की, वो बेटा एयर में क्या होगा, एयर में फिलहाल टेम्परेचर डिपेंडेंट तो ही है, बट एयर में, एयर की तुलना में अगर आप लिक्विड में लेते हो तो उससे क्या होगा, ज़्यादा या कम, कम होगा। हम साउंड की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जी, लिक्विड में ज़्यादा होता है किसके, एयर की तुलना में। जैसे वाटर में ले लिया जाए, अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा एयर होता है 0 डिग्री जो लेते हैं लगभग के अंदर 32 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, 28 से 32 फ्लक्चुएटेड दिया जाता है। अब वही जब लगभग 20 डिग्री पे लेते हैं तो डाटा लगभग 40 तक पहुंच जाता है, ठीक। और जब हम लोग उसी को वाटर में लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नियर अबाउट 1500 लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना 1500 मीटर पर सेकेंड। और जब वही हम लोग आयरन में ले लेते हैं तो लगभग 5100 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, कितना 5100, कहीं कहीं 5000 दे 5026 दिया जाता है 5020, बट वो लगभग 51 क्या 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है। इसका मतलब साउंड की वेलोसिटी जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है, जबकि लाइट इसी का उल्टा होता है। लाइट की वेलोसिटी एयर में वैक्यूम में सबसे क्या होगी, ज़्यादा। आप जब क्या मीडियम चेंज करेंगे, अगर वाटर आप ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई आपने पढ़ा हुआ V=C/E या C/μ पढ़ा है, ठीक। तो जब साउंड लाइट की वेलोसिटी रखते थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने के साथ साथ लाइट की वेलोसिटी क्या हो रही थी बेटा, घट रही थी, जबकि साउंड का वेलोसिटी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है आपका, ठीक।
तो उस केस में जब हम लोग वाटर क्या एयर से वाटर में जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, वाटर से किसी मेटल में जाएंगे तो वेलोसिटी और ज़्यादा होगी। इसीलिए आपको एग्जाम्पल उस समय बताया था कि जब ट्रेनें आती हैं उसके स्पीकर या इंजन की सायरन या इंजन की आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है, उसकी तुलना में जो पटरियाँ होती हैं ट्रैक उनमें वाइब्रेशन हमें पहले पता चलने लगता है, क्योंकि वो किसका बना हुआ मेटल का, इसलिए वहाँ पे हमें साउंड उसके थ्रू जो मिलता है वाइब्रेशन वो जल्दी क्या होता है पहुँच जाता है इन कंपेरिजन टू एयर। ठीक है साहब, अब गड़बड़ मत करना है ना, ठीक है, ये करते रहेंगे, हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है ना। चलो देखो बेटा क्या लिखा, हाँ बेटा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स हम लोगों ने कर लिया था बेटा। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो पहले लिखिएगा, उसी को हम लोग स्पेशली साउंड वेव कह लेते हैं। अपने यहाँ जो अपने यहाँ स्टडी करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेटा वो साउंड वेव करते हैं, बैक में लिख लिया साउंड वेव। देखिएगा पहला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इलास्टिक मीडियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इलास्टिक मीडियम। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इलास्टिक मीडियम, तो वेलोसिटी जो साउंड का होता है इलास्टिक मीडियम पे, उस मीडियम की जो बेटा इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी और मीडियम की डेंसिटी के रेशियो के रूट के क्या होता है स्क्वायर रूट के बराबर होता है। इसी इलास्टिक मीडियम में जब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब चूंकि साउंड वेव स्पेशली अपने यहाँ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोग स्टडी साउंड करते हैं, साउंड ही बोला जा रहा है, कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा सबके लिए हम लोग वही यूज करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इलास्टिक मीडियम बेटा, इसमें इलास्टिक मीडियम में जब लेते हैं तो V इक्वल टू लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, रूट ऑफ क्या इलास्टिसिटी अपॉन मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो जो इलास्टिसिटी मीडियम का है और डेंसिटी जो मीडियम का है उनके रेशियो के रूट के बराबर होता है। तो V इक्वल टू होगा बेटा इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या हो गया मीडियम हो गया। ठीक, इस कंडीशन में इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, इसी को हम लोग कहते हैं ई बाई रो, क्या कह लेते हैं ई बाई रो के बराबर हो जाता है। आर करके लिख लीजिए V इक्वल टू, लेकिन यहाँ ई एनर्जी नहीं है, ध्यान रखना, ई बाई क्या है रो के बराबर हो जाता है। ई यहाँ पे इलास्टिसिटी है, गड़बड़ मत कर देना, ये क्या है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। अब याद करो जब हम लोग इलास्टिसिटी सॉलिड की कंडीशन पढ़ी गई थी तो उस केस में पढ़ा गया था जो सॉलिड होता था वहाँ पे हम लोग यंग मॉडुलस को डिस्कस करते थे। लिक्विड और गैसेस में हम लोग यंग मॉडुलस नहीं डिस्कस कर सकते, वहाँ पे बल्क मॉडुलस की बात करते थे, ठीक, या शियर की आप बात करते थे। तो यहाँ पे जब कंडीशन आपकी होगी तो जब सॉलिड में हम लोग बात करेंगे तो हमारी V की जो वैल्यू होगी वो इलास्टिसिटी जो आपकी होगी वो हम यंग मॉडुलस के टाइम में स्टडी करेंगे। तो सॉलिड के केस में V इक्वल होगा अंडर रूट गामा बाई रो, क्या लिखेंगे गामा बाई रो या Y बाई रो जो भी आपने पढ़ रहे हो, ठीक है। Y या गामा जो होगा यहाँ पे यंग मॉडुलस ले लेंगे और रो आपकी जो डेंसिटी आपकी हो जाएगी। ठीक, तो लिखिएगा इसी में ABC पॉइंट बना लो, ये कर लो। इन सॉलिड, इन ए सॉलिड, इन सॉलिड V इक्वल टू अंडर रूट, अगर हम लोग सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे बेटा, इन सॉलिड V इक्वल टू अंडर रूट गामा बाई रो। यहाँ पे Y या गामा जो भी आपने कह रहे हो, वैसे Y मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, यंग्स मॉडुलस होता है बेटा।
और रो डेंसिटी आपका हो गया यार, रो क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक, तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा किसमें, जब हम लोग सॉलिड की बात करेंगे तो, और यही लिक्विड और जब गैसेज में बात करेंगे तो क्या होगा। इसका बी का लें लिक्विड एंड गैसेज। यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसे हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और वहाँ पे उसे हम लोग बीटा से दिखा लेते हैं। तो v की वैल्यू अंडर बीटा बाई क्या हो जाएगा, रो होगा। ठीक, तो इन लिक्विड एंड गैसियस मीडियम, अगर लिक्विड या गैसियस मीडियम में है तो उसके इसमें वेलोसिटी जब लिखेंगे, जैसे यहाँ यंग मॉडुलस पे डिपेंड किया तो यहाँ पे वेलोसिटी होता है रूट बीटा बाई रो। यहाँ पे बीटा जो है ये बल्क मॉडुलस कहलाएगा, बल्क मॉडुलस। वेर बीटा जो होगा बेटा उसे क्या कहेंगे हम लोग, बल्क मॉडुलस कह लेते हैं। ठीक, बीटा इज कॉल्ड क्या, बल्क मॉडुलस कहलाता है। ठीक, अच्छा आप खुद सोच के बताओ सॉलिड लिक्विड और गैस में किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस विच इज मोर इलास्टिक, सॉलिड। कितने लोग कह रहे हैं सॉलिड ज़्यादा इलास्टिक होता है यार, सॉलिड लिक्विड गैसेस में कितने लोग बोले कि सॉलिड जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, गैस में होती है। इन्होंने बोला गैस में होती है, आप लोगों ने बोला सॉलिड में होती है, कितने लोग बोले लिक्विड में ज़्यादा होगी, एक के बचा है ऑप्शन, और तीनों में बराबर होती है। हाँ जी, गैस वाले नहीं कोई हैं, तो गैस में आप अकेले हो। और सॉलिड वाले कौन कौन से, हाथ उठाओ, 1 2 3 4। हाँ 4.5 माने कि 5 माने, आपको किस में काउंट किया, हाफ या फुल। हाँ ठीक, तो सॉलिड में। तो कंडीशन क्या होता है बेटा, याद रखेंगे जब हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं ना, तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे कम होता है। अगर हमारे दिमाग में ऐसा आया कि गैस को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं तो रिजल्ट विल बी क्या, ठीक। तो वहाँ पे कंडीशन क्या होता है, जिसकी रिटेनिंग कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है हम बोलते हैं उसकी क्या होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, उतनी ही ज़्यादा होगी जो जितना ज़्यादा रिटेन कर पाएगा। आपने जब इलास्टिसिटी पढ़ रहे थे वहाँ पे एक चीज़ बोला था, रबर और क्या, स्टील। रबर और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा, क्या बताया था, स्टील। जबकि इजीली हम किसे कंप्रेस कर सकते हैं, रबर को आसानी से कंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, स्टील की ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने को रिटेन करने की एबिलिटी क्या है उसकी ज़्यादा है। ठीक, तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन होगा तो ऐसे सोच लीजिएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो स्टील है, स्टील की इलास्टिसिटी जैसे रबर से ज़्यादा होती थी, वैसे यहाँ सॉलिड लिक्विड गैसेस में अगर हम लोग बात करेंगे तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा और गैसेस की सबसे कम होती है। तो लिख लीजिए, यार लोग पॉइंट बना लो, ठीक है। सिंस इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड, since elasticity of solid is highest, elasticity of solid is highest while gases is lowest, since elasticity of solid is highest while gases is lowest, so velocity of sound in solid is solid is maximum and gases is minimum। जैसे आपका जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसका क्या होगा, वैल्यू भी आपका क्या होगा, वेलोसिटी की ज़्यादा होगी। ठीक, अगर हम लोग इस नॉर्मल टेम्परेचर स्टील और वाटर और क्या एयर की बात करते हैं, इन नॉर्मल कर लीजिए, इन नॉर्मल
अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं v स्टील में और v वाटर में और v एयर में, तो सबसे ज़्यादा आपका बेटा स्टील है, फिर आपका क्या, फिर आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, फिर आपका एयर हो गया। और जनरल केस में जनरली जो ऑर्डर होता है, ठीक, लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाता है बेटा लगभग कितना, 1500 मीटर पर सेकेंड, इसका लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। ये साउंड का है, किसके लिए, साउंड वेव है, लाइट वेव नहीं है, साउंड की वेलोसिटी है। तो जो जनरल हम लोग लेते हैं ये सब मीटर पर सेकेंड में है बेटा, इसमें मीटर पर सेकेंड में। कहीं कहीं आपका स्टील में, अब जब वही हम आयरन के केस ले तो 5100 भी मिलता है डाटा, तो याद रखिएगा, ठीक। तो ये एक जनरल डाटा आपको मिल गया, अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, टाइम एक बार बता देना बेटा। 330 हाँ, 330 332 जैसा जो डाटा उसमें रहेगा क्वेश्चन में, आप उसके अकॉर्डिंग रखिएगा। डाटा नहीं है तो 330 ले लिया, थोड़ा आसानी से कट जाता है, ठीक। हाँ बेटा, टाइम है ना, अभी हो गया है, तो एक पॉइंट और लिख लो यार, लिखिएगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन केस ऑफ velocity of sound in case of extended solid, EXTENDED, extended solid, velocity of sound in case of extended solid, ठीक, लिखिए v इक्वल टू, लिख दें, अंडर बीटा प्लस 4/3 ईटा बाई ए, बीटा प्लस 4/3 ईटा अपान रो। बीटा हो गया बल्क मॉडुलस, ईटा हो गया क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक यार क्या, रिजिडिटी, और रो हो गया डेंसिटी। बीटा प्लस 4/3 ईटा बाई रो, बीटा प्लस 4/3 ईटा बाई रो लिख लीजिए अगर नहीं मालूम है। बीटा है बेटा बल्क मॉडुलस, ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और रो जो आपका होगा क्या होगा बेटा, डेंसिटी कहलाती है। रो क्या होगा, डेंसिटी कहलाएगा, ठीक। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, तो बी के वैल्यू बीटा प्लस 4/3 ईटा बाई रो के बराबर हो जाता है। क्लियर है, चलिए इतना कर लीजिए, कल आप इस पे क्वेश्चंस करवा देंगे पहले, तब आगे करवाएंगे, ठीक है। आप अपने स्तर पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हम करवा देंगे कल इस पे, ठीक।